गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे जो बैच था, तो आज हम लोग ब्लूम, ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटा ले। ब्लूम टेक्सोनॉमी को पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें समझेंगे कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ब्लूम टेक्सोनॉमी, जिसका हमने पीडीएफ आप लोग को ऑलरेडी दे दिया है, जिसमें हम लोग मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, समझबूझ और ज्ञान, इन सारी बातों को देखेंगे। जो भी आपका और जो भी आज तक आपको जो मैंने पीडीएफ दिया है, वो सारे पीडीएफ को आज से हम क्लियर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले तैयार हो जाइए, ठीक है। टेक्स्ट ब्लूम्स थ्योरी टेक्सोनॉमी, मतलब ब्लूम टेक्सोनॉमी को आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर जिस विद्यार्थी के पास पीडीएफ है वो भी ठीक है, ठीक है। और जिनके पास पीडीएफ नहीं है, कोई बात नहीं है, पीडीएफ उनको बाद में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज में देखेंगे, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम एक कहाँ के थे? अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, जिनको आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक, जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण और महारत सीखने के सिद्धांत में योगदान दिया। ठीक है, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, तो मैं इसके हाईलाइट कर देता हूं, जो आप याद रखिएगा, ठीक है। ब्लूम का वर्गीकरण, वर्तमान की शिक्षा ब्लूम में वर्गीकरण पर ही संचालित होती है। ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है? सबसे बड़ी बात, ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इस टेक्सोनॉमी के अंतर्गत समस्त शैक्षिक उद्देश्यों का मानकीकरण कर दिया जाता है, एक मानक तय कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे विश्व के सभी देशों में इसका व्यापक रूप से मान्यता मिली और इनसे समस्त शिक्षकों, परीक्षकों तथा शिक्षा के संबंधित व्यक्तियों के बीच संप्रेषण संक्षिप्त, शुद्ध एवं सरल ढंग से संपन्न हो सके। और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो बना हुआ है पिरामिड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको तो याद कर लेना। जैसे पहला क्या है? इवोल्यूशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन और नॉलेज। इसी को हम लोग बहुत ही ध्यान से और सही ढंग से समझेंगे आखिर ये कह क्या रहा है, ठीक है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण को मानव व्यक्ति के 3 पक्षों के आधारित पे विभाजित किया गया है। कितने पक्ष हैं याद रखिएगा? 3। मैं हाईलाइट इसलिए कर देता हूं कि आपको ये ना भूलिए। ये जो अभी आपको क्लास मिल रहा है, बहुत ही जोरदार क्लास मिलेगा, जिसमें आपको समय बहुत कम लगेगा, लेकिन इतना ज्यादा फायदा करेगा कि जो मैं आपको बता नहीं सकता। ब्लूम तथा उनके साथियों द्वारा दिया गया शैक्षिक उद्देश्य का यह त्रियामी विभाजन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी बहुत याद से प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। ब्लूम की पाठ्य योजना उद्देश्य पे आधारित है। बीएस ब्लूम बीएस ब्लूम ने बालक के अपने उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 पक्ष बताए हैं, ठीक है। अब 3 पक्ष कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष एंड क्रियात्मक पक्ष। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। ये देखिए कितना अच्छा है जो मैं आपको अभी कह रहा हूँ, कितना बढ़िया यहाँ कलर किया हुआ है कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले ले तो भी आपके आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेगा। ये आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे ज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए,
कलर को बदलते हुए थोड़ा सा रंगीन मिजाज में पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। इसका वर्गीकरण जो है ना ब्लूम ने कब किया था? 1956 में किया था। ये सब याद रखिएगा। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है, आपके नॉलेज से, मतलब आपके मेंटल से। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाया था। ठीक है, कहाँ से? सरल से कठिन और निम्न से उच्च स्तर तक ले जाया जाता है कि दृष्टिकोण से 6 भाग में बटा हुआ है। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, समझबूझ, ज्ञान। ये मैं आपको पीडीएफ आपको दे दूंगा, जहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हर साल इससे मैथ पेडागोजी में प्रश्न आता है। ठीक है, जिसमें आप पहले देखिए ज्ञान। ठीक है, ज्ञान मतलब नॉलेज। इससे बच्चों को आंकड़ा इसमें बच्चों को आंकड़े जानकारी को याद करना, प्रत्यास्मरण आदि कराने का प्रयास किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अगला है बोध, कंप्रीहेंशन। इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है, जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या आदि करना। बहुत ही आसान शब्द में हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है, जैसे जांच करना। ठीक है, गणना करना आदि प्रदर्शित करना। देखिए जो भी हम हाईलाइट किए हैं उसको अब जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप जो जो हम हाईलाइट किए उसको भी ध्यान में रखिएगा तो आप अच्छे नंबर से सीटेट एग्जाम इस बार क्वालिफाई करेंगे। हम्म चलिए अगला देखते हैं, विश्लेषण मतलब एनालिसिस। इसमें कौन सी मेन बात है जो आपको समझना है? इसमें आत्मसात किए गए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जाए। अगला है संश्लेषण, सिंथेसिस। इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है। इसमें कुछ बातें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अर्थात कॉन्सेप्ट एंड रूल के आधार पर अपने उसमें, एक मिनट हम इसको, हाँ, इसमें नए अर्थ पर जोर देके हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, अर्थात कॉन्सेप्ट एवं रूल्स के आधार पर अपने इसमें से कोई अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकालना, जैसे तर्क देना, वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना आदि। अगला क्या है? मूल्यांकन, इवोल्यूशन। इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा है। ठीक है, अगला जो है वो है भावनात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव डोमेन। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या मेन पॉइंट है, क्या हम लोग को समझना है। ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत भावनात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव डोमेन का निर्माण क्रेवाल और मारिया ने, इस लाइन को याद कर लीजिए, कब किया था? 1964 में किया था। एकदम याद रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ये पहले प्रश्न नहीं आता था, मान लीजिए कब किया गया है, लेकिन जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तब से ये आपको प्रश्न देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, इसमें भी तरीके शामिल होते हैं जिनसे हर हम भावनात्मक रूप से समान सामना करते हैं। इन्होंने छात्रों के भावनात्मक पक्ष पर ध्यान देते हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं को हमारे सम्मुख रखा। भावनात्मक पक्ष से तात्पर्य है कि इस पढ़ते टॉपिक के प्रति छात्राओं के भावनात्मक गुस्सा, प्यार, चिढ़ना, उत्तेजित होना, रोना आदि रूप का विकास करना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भावनात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं 5 भाग? आग्रहण या ध्यान देना, रिसीविंग और अटेंडिंग, अनुक्रिया, आकलन, संगठन, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन, मूल्यों का चरित्रीकरण या विशेषकरण, करेक्टराइजेशन बाय ए वैल्यू और वैल्यू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये 5 है जिसको आपको याद कर लेना है। अगला है क्रियात्मक। ठीक है, इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल है। ये एकदम आप रट्टा मार लीजिए, भूलना नहीं है। ठीक है, और क्रियात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है?
6। देखिए इतना कलरफुल तरीका से आपको बता रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। और हम इसमें चेंज कर देते हैं जहां तक हो सके। पहले मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। सहज क्रियात्मक अंग संचालन, रिफ्लेक्स मूवमेंट, आधारभूत अंग संचालन, बेसिक फंडामेंटल, शारीरिक योग्यता, फिजिकल एबिलिटी, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, पार्टिकुलर एबिलिटी, कौशल युक्त अंग संचालन, स्किल मूवमेंट, एंड लास्ट है सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। ओके, ये सारा चीज आपको याद कर लेना है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जिसको आपने यहाँ पे बखूबी देखा। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनोमी को। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को नहीं भूलेंगे। ठीक है, जीरो टू हीरो बैच था। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।